दोस्तों, जयपुर कमिश्नरेट का जयसिंहपुरा फोर थाना इलाके की ये एक आवासीय कॉलोनी जहां हम खड़े हैं। मैं आपसे कह रहा था जैसे इस समय शाम का धुंधल का छाया हुआ है और मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। जब लोग बागों के घर में दिवाली होती है, अमावस्या की रात जो एकदम काली होती है, बावजूद इसके लक्ष्मी पूजन पे दीप मालिका सभी को रोशन करती है और उसके बाद से शुक्ल पक्ष चालू होता है। लेकिन 13 नवंबर 2023 अवसर गोवर्धन पूजा, जबकि वो शुक्ल पक्ष की परवा थी, लेकिन जिस घर के बाहर मैं खड़ा हूं, इस घर के परिवार पर शुक्ल पक्ष की परवा पे भी एक ऐसा धुंधल का छाया जिसकी छाया अभी तक नहीं हटी है। कौन है? वहां से कहानी शुरू होती है। गोवर्धन की शाम 15 साल की बच्ची, जिन्हें हम नवरात्र में कन्या रूप में भी पूजते हैं, दिवाली पर माँ लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, वहीं बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के रूप में पूजन किया जाता है। लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि 45 साल के एक प्रौढ़ व्यक्ति ने, जो अभी आपने देखा था, मैं घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था, यहाँ खड़ी बच्ची को जबरन अपने घर की तरफ खींच के ले गया और उससे बदतमीजी करते हुए उसके कपड़े वपड़े फाड़े, अश्लील हरकतें की। छंटने वाला धुंधल का छाया था। इसके लिए पीड़ित पक्ष थाने भी पहुंचा, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में मैं आप सबको आगाह कर देना चाहता हूं, और आप सबने देखा भी होगा कि पिछले अशोक गहलोत के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार ने मेरे विचार से जनहित कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बावजूद उसके जाने का कारण क्या रहा? क्योंकि राजस्थान को देश में अपराधों की राजधानी कहा जाने लगा और बलात्कार जैसे प्रकरण में हम नंबर 1 पर आ पहुंचे। मेरा मतलब राजस्थान से है। ऐसे में विधानसभा में जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो हमारे उस समय के सब विधानसभा में जो उस समय सबसे वरिष्ठ मंत्री थे, शांति धारीवाल, वो कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। लेकिन जबकि अशोक गहलोत साथ ही गृह मंत्री का भी दायित्व संभाले हुए थे, अपराधों पर कोई कार्रवाई होती नहीं थी। इससे आगे जाकर जनता ने पुनः भाजपा को चुना और भाजपा के ही ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता
भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने भी गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो पुलिस प्रशासन है, तो कांग्रेस सरकार वाली मानसिकता उनके दिमाग से अभी तक नहीं निकली है। जैसा मैंने आपको बताया था कि पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा, इनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। इस्तगासे पे जो एफआईआर दर्ज हुई, उसमें पीड़ित पक्ष से कोई पूछताछ नहीं की गई, जिसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। हाँ, कोर्ट में इनके 164 सीआरपीसी के तहत बयान हुए थे, जो कि इस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण पहलू थे, लेकिन अशोक गहलोत सरकार की मानसिकता से त्रस्त एक पुलिस अधिकारी, जो कि एसीपी जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट है, आमेर एसीपी आदित्य पूनिया, उन्होंने सोचा कि जैसे अशोक गहलोत सरकार को जेब में लिए घूमते थे, इस सरकार में भी ऐसा ही चलेगा। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए कहिए, या उनकी क्या मंशा रही कि पुण्य कालिक पोतते हुए, कि मानसिकता तो उनकी वही थी। इसमें 164 के बयान दरकिनार करते हुए इस मामले को महज साधारण मारपीट और रास्ता रोकने की कार्रवाई में बताते हुए एफआईआर दर्ज की। इसकी जानकारी पीड़ित पक्ष को राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से हुई और उन्होंने अग्रिम कार्रवाई से इन लोगों को बताना भी उचित नहीं समझा कि वो कार्रवाई क्या कर रहे हैं। तब जाकर ये मामला उजागर हुआ। बाकी हम आगे की कार्रवाई आपको फिर बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी बात करवा रहा हूं पीड़िता की विधवा मां श्रीमती, अब आगे नाम मैं नहीं दे सकता, मैं भी मजबूर हूं, और आरोपी बनाने वालों का तो क्या है, लेकिन जिस हिसाब से बात हुई है इनसे, मैं अभी बात सुनवाऊंगा। मैं व्यक्तिगत तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जितना दागी और आरोपी पक्ष स्वयं नहीं, जितना कि जांच अधिकारी आदित्य पूनिया, जो कि एसीपी जैसी जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, वो स्वयं है। और एक पत्रकार होते हुए मैं सीधे तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक है एक व्यक्ति होने के नाते मैं सरकार को जरूर आगाह करूंगा कि ऐसे अधिकारी सरकार के अच्छे कार्यों पर भी कालिक पोतते हुए महज उसे बदनाम करने का ही काम करते हैं। हाँ, तो किरण जी, कैसे क्या बात हुई थी, आप कुछ बताएंगे? जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। 13 तारीख की रात लगभग शाम के टाइम में 8 बजे की बात है, और उस टाइम पे पूजा की तैयारी चल रही थी, गोवर्धन पूजा की। गुड़िया मेरी बाहर गई थी, और गुड़िया बाहर गई थी तो गुड़िया को अकेला देख के रामोतार बाकोलिया बाहर निकला, बच्ची से अब शब्द भी बोले, और फिर गुड़िया को पकड़ के अपने घर की तरफ खींच के ले गया। इतने में गुड़िया चिल्लाई कि अंकल आप ये सब क्या कर रहे हो, मैंने क्या कर दिया। छोटा वाला बच्चा आके मेरे को बोला कि मम्मी, जीजी को तो वो लोग पकड़ रखे हैं, क्या बात हो गई? बोले पता नहीं। जैसे मैं बाहर निकली तो मेरी बच्ची को रामोतार बाकोलिया व मंजू पास में खड़ी थी, रामोतार बाकोलिया पकड़ रखे थे। मैं बोली मेरी बच्ची को छोड़ो, मेरी बच्ची से क्या बेर निकाल दो। फिर जब मैं पास में गई तो उन्होंने मुझे दबोच लिया
और मेरी बच्ची को भी दबोच लिया। मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ अश्लील हरकतें हुई है और जो बच्ची मेरी नाबालिग है उस बच्ची के साथ तो बहुत शर्मनाक हरकतें हुई है। आज मेरी इज्जत दांव पे लग गई है। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? तो आप थाने पहुंचे थे, तो थाने वालों ने आपका मेडिकल करवाया? मेडिकल करवाया। यहाँ से हम 8:30 बजे के समथिंग निकले थे और 8:30 बजे से लेके मुझे रात को 1 बजे तक थाने वाले गुमराह करके रखते रहे। कभी गणगौरी हॉस्पिटल, कभी SMS हॉस्पिटल, दोनों जगह चक्कर कटवाते रहे। रात को 1 बजे हमें फ्री करा मेडिकल करवा के, लेकिन मेडिकल की इनकी कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट में ये बोल दिया कि आपका भी एक्सरा बाकी है, अभी डॉक्टर छुट्टी पे चल रहा है, तो आपको कल बुलाया जाएगा। फिर मैं थाने गई दूसरे दिन मुझे वापस भेज दिया और सामने वाली पार्टी को मेडिकल के लिए लेके गए, जबकि मेरा मेडिकल रात को ही हो चुका था हमारा, लेकिन हमारी फिर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। तो क्या आपकी तरफ से कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की गई, FIR दर्ज नहीं की गई? जी नहीं, हमारी ना तो कोई शिकायत दर्ज की गई। 3 दिन तक चक्कर कटाते रहे मुझे। लास्ट में थाने में मुझे जलील किया गया, जहाँ पे आदित्य पूनिया जी, उदय भान जी और सतीश शर्मा जी मौजूद थे। और इन सतीश शर्मा जी ने तो पैसे तक की डिमांड की है हमसे। मेरे से 30,000 रुपये मांगे गए और 30,000 रुपये नहीं देने के बतौर उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो इसकी आपके पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी है? हाँ, सतीश जी जैसे तैसे रिकॉर्ड, वो जो पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। इन्होंने पैसे मांगे हैं, कब कितने मांग रहे हैं, कब मुझे 3 बजे से लेके और शाम को 7:30 बजे तक थाने में बिठाए रखे। फिर मैंने इन लोगों की रिकॉर्डिंग की है, इसका बाकायदा मेरे पास में इनके सबूत पे एविडेंस है। तो ये पेमेंट किसने, आईओ कौन था जिसने आपसे पेमेंट मांगा? उस टाइम सतीश जी थे वहाँ पे और सतीश जी के द्वारा ही बात हो रही थी। और इसमें सामने वाले जो बीच में थे उनके साथ उन्होंने 3 जनों के नाम बताए थे कि हरलाल और अम्बेलाल जी। अम्बेलाल जी का कोई रोल नहीं था, लेकिन इसमें हरलाल और सतीश जी मेन थे। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं? हाँ, बोल रहा है यार। अरे मैं आपके घर भी आया था, 3-4 बार फोन करा, भाभी जी ने फोन उठाया, मैंने कहा और कोई बात होगी क्या लफड़ा? दोस्तों मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सुनवा रहा हूँ। तो क्या आ गया, फिर मेरे दिमाग में आ गया, मैंने बहन जो बंदी लेडीज अगर कोई मामला हो रहा होगा तो अपना अकेले जाना ठीक नहीं है। फिर मैं आपकी बहू बोले क्या साथ में, मैंने कहा ऐसी बात होगी, अपने साथ लेडीज रहेगी तो कम से कम बचाव तो रहेगा। जब मैं लेके आया, जब ये बैठे थे आराम से, मैंने कहा फोन क्यों उठा रहे, बोले फोन अंदर था, ऐसे कोई बात चल रही थी। जब मैं संभाल के जा रहा हूँ, फिर भी मैं बोल के जा रहा हूँ, रात को अगर कोई बात हो तो मेरे को फोन करो, है ना। उसका सुबह का टाइम आपको बता ही दिया मैंने, 8-9 बजे का नाम लिया है। 8-9 बजे से यार कोई चक्कर ये है, देखो मेरी बात सुनो, 11 बजे आ जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि इनको बुलाना ही नहीं पड़े, क्योंकि मैंने उससे बात कर लिया आईओ से। मालूम तो 11-12 बजे पहले कोई आओ। मेरी बात सुनो, आईओ सतीश जी है इसमें मैन, थानेदार जी है, वो है सब इंस्पेक्टर, उनसे बात होगी, इनको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। ये मामला 12 बजे तक मैं निपटा दूंगा। 12 बजे बाद में फिर इनको बोल देना 1 बजे मेरे साथ चलने को तैयार हो, 1 बजे लेके जाऊंगा इनको कोर्ट। जब भी बात हो पाओगे, मतलब ऑफिस खोलेंगे, एक तो बात हो पाएगी या करवाओगे? खाली बात नहीं करनी, खाली बात करनी जब तो मेरे को अभी बताना। नहीं पेमेंट करवाऊंगा यार, ऐसी बात थोड़ी है यार। हाँ, क्योंकि खाली बात के अंदर तो फिर मेरी बात खराब हो जाएगी। वो 4-5 जगह फोन करूंगा तो थोड़ा आशा पर्दा मिलेगी ना भाई। वो जो भी है, देखो रामकिशन जी, मेरे पास अभी इस टाइम मेरे जेब में पैसे होते तो मैं 1% भी नहीं पूछता आपसे कि आप मेरे को कब दोगे। मैं वहाँ करवा के फ्री कर लेता, फिर वो अपने घर की बात है कि आप मेरे को कब दोगे, मैं आपसे कब लूंगा। लेकिन मेरी खुद की भी आर्थिक स्थिति खराब है, आपको बताइए। तो ये वाला मेरे साथ हाँ, बाकी ये काम ऐसा पुख्ता करवा दूंगा कि वो
रखेगी। उसको नहीं मैंने यहाँ पैरों में मतलब वो गिर गिर के रोएगी, ये अलग करवा दूंगा उसकी। उस चीज के लिए आप तो कार्रवाई ऐसी करवाऊंगी, आप याद रखोगे बोले यार काम तो इसको ही बोलते कराना। और बाकी इनको बोल दो कि जो बात इन्होंने बोली ना इधर, वो नहीं करे, वो अपने लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है ना, आप थोड़ा सा फोन करके बोल दो किसी से बात ना करे इसके बारे में, खास तौर से। ठीक। तो दोस्तों, ये है पैसे का खुला खेल फर्रुखाबादी। जब रक्षक ही भक्षक बने बैठे हो, उनकी पूर्ण नियोजित योजना ही किसी तरह से साजिश कर पैसा कमाने के हो, तो कौन रखवाला है हमारा, आपका, हमारे आम जनता का? क्योंकि अभी आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी, जिस तरह से पैसे की डिमांड की जा रही है। आगे हम पीड़िता से और बात करते हैं। ये जैसा कि मेरी जानकारी में आया है कि आपके खिलाफ इन्होंने पहले भी एक केस तो रखा था। जी हाँ, पहले भी इन्होंने 3 साल पहले ST/SC का केस लगा रखा था हमारे पे, जिसमें मैं कोई अपशब्द देते हुए नहीं हूँ। उसमें भी फुटेज इनको वीडियो दे रखे हैं। कोई कुछ बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उस टाइम पे भी हमारे पे ST/SC का मुकदमा दायर किया। और बच्चे थे खाली, ईंट पत्थर सब इसी ने फेंके हमारे पे, वीडियो में फेंकती हुई आ रही है ये। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी, उठा के हमारे को चार्जशीट पे पेश कर दिया। और अब की भी सेक्शन 3 ही लगाया है वही ST/SC का मुकदमा। जी, अभी भी इन्होंने यही मुकदमा लगा के और मुझे पेश कर दिया। तो आपके पहले वाले केस में राजीनामा हो चुका था? जी नहीं। देखिए दोस्तों, एक हद होती है तानाशाही की। जब से ही अनुसूचित जनजाति धारा 3 का मुकदमा इस पीड़िता और इसके बच्चों पर पहले से ही दर्ज है, बावजूद फिर उसी धारा में दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि एक तरह से कानून का खुला मजाक उड़ाना है। तो हो सकता है कि इस मामले में उच्चाधिकारी एक्शन लें और इस मामले में जांच ACP के हाथ में ही होती है। तो ACP साहब का तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि उनका रोल रहा था और ये रिकॉर्डिंग भी अभी आप सुनी है, तो अब आप देख ही सकते हैं कि क्या पोजीशन हो सकती है। तो आगे भी आप कुछ और बताना चाहेंगे? तो एक बात बताइए कि जब शाम के धुंधलके में इन्हें पकड़ा गया, तो आपने तो CCTV फुटेज के लिए कैमरे लगा रखे हैं, तो ऐसे कोई मामला आया क्या? इन्होंने जब इनकी पहले प्लानिंग हो चुकी थी ऊपर छत पे, इनको आधा पौन घंटे तक ब्रजेश की वाइफ और सोनू वर्मा की मम्मी मीना वर्मा और कन्हैया लाल वर्मा और आनंद सिंह, ये सब छत पे मीटिंग कर रहे थे। आधा पौन घंटा इन लोगों की मीटिंग चली है। मीटिंग करके ये लोग नीचे आए और नीचे आते ही इन लोगों ने लाइटें बंद करी है। और अंधेरे का जब इन्होंने लाइटें बंद करवाई है, क्योंकि मेरे बगल वाले दोनों घरों की, रामोतार बाकोलिया और सोनू वर्मा का, इनके दोनों घरों की लाइटें बंद करी है इन्होंने। आज अगर ये साजिश नहीं है या 120B प्लानिंग जो धारा है कानून के तहत बनाई गई है आज, उस धारा का ये धारा इनके कैसे नहीं लगाई जा रही आज, और कैसे इन लोगों को नहीं उठाया जा रहा, जो एक नाबालिग बच्ची के साथ इन्होंने अंधेरा करके और फिर मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी करी है इन लोगों ने। तो इसका मतलब ये है कि साजिश है, इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया है इन लोगों ने। और इसमें ये आनंद सिंह चौहान और सोनू वर्मा, ये सोनू वर्मा का पूरा परिवार शामिल है इस साजिश के तहत। वैसे इसमें मुख्य अभियुक्त कौन है? मुख्य अभियुक्त है रामोतार बाकोलिया और मंजू बाकोलिया। बाकी जो आप
नाम ले रहे हैं सोनू वर्मा का परिवार, और ब्रजेश सैनी, ब्रजेश ललिता सैनी, सैनी, ललिता सैनी और आनंद सिंह चौहान, और भी आपने जो 2-3 नाम बताए हैं, तो ये सब साजिश में शामिल है। ये सब साजिश में शामिल है। अच्छा अच्छा। अंधेरे का फायदा उठा के इन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है और जानबूझ के इन्होंने ये काम किया है। इस चीज को ये नहीं बोल सकते कि रास्ता रोक के हुआ है या अनजाने में हुआ है। अंधेरा कौन करेगा सेंध दिवाली के दिन? उस टाइम पे तो 11 तक सबके घर में रोशनियां होती है, फिर यहाँ अंधेरा की क्यों किया गया? और रात को 10 बजे तक अंधेरा की रखा है इन लोगों ने। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे एक हैं, चीज की फुटेज है मेरे पास में कि मेरी फुटेज में बाकायदा आ रही है कि इनकी लाइटें कब बंद हुई है और किस टाइम पे इनकी लाइट ऑन हुई है। अच्छा, जब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, इसके आपने आगे भी कदम उठाए? मैंने सब कदम उठाए, सीएमओ गई हूँ मैं और राशि डोगरा जी के पास भी गई थी मैं। वहां के बाद आदित्य पूनिया जी ने गुस्सा आके और पेश कर दिया जेसी के लिए। मेरे को ये बोला गया प्रदीप असिस्टेंट, उन्होंने ये कहा कि आपने कौन सी एप्लीकेशन ऐसे लिख के दे के आए हो वहाँ पे जिससे साहब को गुस्सा आ गया। कि मैं तो जो मेरी कंप्लेन है वो दे के आई हूँ वहाँ पे। बोले नहीं साहब बहुत गुस्सा हो रखे हैं कि मैं क्या करूँ, आज मैं 5 महीने से परेशान चल रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी बच्ची को और मुझे परेशान किया जा रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो 10 जगह जाना ही पड़ेगा मुझे। तो ऐसा के और मेरी बात को वही क्लोज कर दिया उन लोगों ने। इस मामले में तो यहाँ क्षेत्रीय विधायक बालमुकुंदाचार्य जी महाराज भी काफी सख्त हैं और वह आरोपियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने के लिए भी मशहूर हैं। तो क्या आपने बालमुकुंदाचार्य जी से सहयोग की अपील की? जी, मैं बालमुकुंदाचार्य जी से भी बात करी और उन्होंने आदित्य पूनिया जी के पास में फोन भी करा और मुझे उसी दिन एसपी ऑफिस भेजा गया, लेकिन वहाँ पे मुझे 2 बात कह के भेज दिया गया कि ठीक है, हम आपके पक्ष में आपके सपोर्ट के अंदर आपके केस की कार्रवाई जल्दी ही करके और आपको बता देंगे। बस ये 2 शब्द कह के और मुझे भेज दिया गया घर पे। तो इस तरह से एक जनप्रतिनिधि का भी मजाक उड़ाया गया, जिसे कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में, हालांकि शुरुआती दौर के हिसाब से माना जाता है कि 75,000 व्यक्तियों पे एक जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन हवा महल विधानसभा क्षेत्र की आबादी मेरे विचार से 2.25 लाख समथिंग है। तो 2.25 लाख व्यक्तियों का, नागरिकों का जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस तक निवेदन एसीपी आदित्य पूनिया ने देखिए किस तरह से हवा में उड़ाया, जैसे कि पीड़िता ने बताया है। तो एक सोचने वाली बात है कि इस टाइप के लोगों के लिए, जैसा कि कहा जा सकता है कि दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप दो। तो जिस तरह से एक विधायक का भी अधिकारी मान रहा है, वाकई विचारणीय है जो विधायक के भी को नजरअंदाज कर सकता है। आम पब्लिक समस्या क्या सुनेगा? जैसा कि में आप लिखा है, जैसे कि मंड की लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए चुना, लेकिन वो अपने निजी हित में अंधा हो गया, को अंदाज कर उसने ये गलत कदम उठाया। और इस मामले में आदित्य पूनिया जी का पूरा निजी रहा है, इसी वजह से इन्होंने पॉक्सो एक्ट के मामले में कार्रवाई नहीं। तो इस मामले में आपने क्या मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री, इन को भी क्या सूचित किया? सबको सूचित किया हमने और सबके वहां से जवाब भी आए। जब मैंने जांच के लिए कहा कि मेरी जांच दूसरे थाने में दी है, मैं थाने से नहीं करवाऊंगी, उससे पहले तो शिवरतन गोदारा जी ने आके और मेरी चार्जशीट ही पेश करने लग गए। मेरे पास रास्ता नहीं छोड़ रहे ये लोग, जबकि मैंने इस चीज की कंप्लेन 181 पोर्टल पे भी डाली है और गृह मंत्रालय
और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री सब दूर में लेटर पोस्ट कर और लेटर भेजे गए हैं और वहां से एक ही जवाब आया है कि आपकी कार्रवाई जल्दी ही की जाएगी। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं, क्योंकि महज निहित के पीछे किसी को जबरन आरोपी बना उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, जबकि भारतीय संविधान कहता है कि दोषी बच जाए लेकिन निर्दोष को परेशान नहीं करना चाहिए। बावजूद पीड़िता को जेल भी भेजा जा चुका है, उसे परेशान किया गया, उसके 3 मासूम है, किसी तरह से ये मेहनत मजदूरी कर विधवा है तो बच्चों का पेट पाल रही है। एक सोचने वाली बात है कि अगर इस तरीके के हमारे रखवाले रहे तो स्वाभाविक है कि कौन सुरक्षित होगा। इसलिए राज्य सरकार को इस पर एक्शन तो लेना ही चाहिए। धन्यवाद।